हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का फिर से रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज में। चलिए, आई होप कि जो प्रीवियस क्लास हम लोगों ने लिया था जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमने फंडामेंटल्स को डिस्कस किया था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है या कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप डाउट को पूछें, जिससे कि आपका डाउट नेक्स्ट लेक्चर में या आने वाले क्लास में क्लियर हो जाए। इससे क्या रहेगा कि आपका रिदम बना रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपका जो धीरे धीरे जो स्टेप्स होता है ना, वो स्टेप्स उस सब्जेक्ट में आपका स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। ओके, चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मीनिंग को समझा था। बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मीनिंग को समझना, ठीक है? और किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड है वेरिएबल वैलेंसी के द्वारा, ठीक है? कलर क्यों आता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है? डबल सॉल्ट में क्या, और डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था। ये है लेक्चर 2। आज का लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगेन करेंगे और मेन चीज यहां पे रहेगा हमारा वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। देखिए, साथ में मैंने एक ब्रैकेट लिखा है और ब्रैकेट में है 1893। जब इन्होंने थ्योरी दिया था, ये कब दिया था? 1893 में। क्यों इंपॉर्टेंट है ये ईयर, आप इस चीज से समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी हम बात करते हैं बॉन्डिंग में, वो जे थॉमसन ने दिया था, ठीक है? थॉमसन ने दिया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो ईयर है 1897 में किया गया था। मतलब इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से पहले वार्नर ने कोऑर्डिनेशन थ्योरी दिया था। और समझिए कि उस टाइम में कितना डिफिकल्ट होगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं है, बॉन्डिंग के बारे में पता नहीं है। समझिए, कोवेलेंट बॉन्ड 1961 में आया। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड 1916 में, आयनिक बॉन्ड भी 1916 में कॉसन ने दिया था, ठीक है? इसके बाद अगर हम ऑर्बिटल पिक्चर की बात करें तो ये 1926 की बात करता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो बॉन्डिंग तो बहुत बाद में आया है जी, उससे पहले ही वार्नर ने कोऑर्डिनेशन थ्योरी दे दिया था बॉन्डिंग को कैसे कैसे अटैच है। उन्होंने बताया था कि दो तरह की वैलेंसी होती है, जो कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो समझिए क्या माइंड हुआ होगा, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया होगा और कितना लेबोरियस वर्क इन्होंने किया, जिसके कारण इनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है? और इसी थ्योरी के कारण, ठीक है? तो कुछ नहीं पता होते हुए भी इन्होंने बहुत कुछ दे दिया। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद इन्होंने अपना कुछ पोस्टुलेट, मतलब कुछ थ्योरी दिया। उस थ्योरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या क्या किया। तो यहां तक तो आपको इंटरेस्ट लगा होगा। तो जनरली इन्होंने कोबाल्ट के कंपाउंड पे काम किया, ठीक है? जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कोबाल्ट के काम में। तो यहां पे देखें कि कोबाल्ट जो है COCl3 नाम का एक कंपाउंड बनाता है, कोबाल्ट क्लोराइड, ओके? और कोबाल्ट क्लोराइड जो है मतलब रिएक्शन करता है अमोनिया से, ठीक है? किससे? अमोनिया से, NH3 से। अमोनिया से रिएक्शन करके ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाता है, जैसे कि COCl3 6NH3 और बनाता है COCl3 5NH3.5NH3 COCl3.4NH3। और चूंकि हमने पहले ही बताया, पहले ही लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो लाइगेंड है, जैसे यहाँ पे अमोनिया है और क्लोरीन है, जो कलर होगा कंपाउंड का इसके लाइगेंड पे डिपेंड करेगा, ठीक है? कहाँ पे वो जो हमारा ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का
विजिबल रेंज में कहां पे हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है लाइगेंड पे। तो अलग अलग एक्सेस अमोनिया की बात कर लें, ठीक है, तो अलग अलग कंपाउंड बनता है। अब ये अलग अलग कंपाउंड क्यों बनता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, उस टाइम में कहना बहुत ही डिफिकल्ट काम था, ठीक है। तो कुछ इन्होंने स्टडी किया, कुछ रिएक्शन करवाया, बहुत सारे रिएक्शन करवाया, ठीक है। उसके हिसाब से इन्होंने वैलेंस मतलब वर्नर ये क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन थ्योरी दिया, ठीक है। तो कौन कौन सा थ्योरी किया उस चीज को अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस, कौन कौन सा किस किस टाइप के एक्सपेरिमेंट किया उस चीज को अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, जनरली यहाँ पे COCl3.6NH3 की बात करते हैं, ठीक है। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। बेसिकली यहां से बिगिनिंग होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शुरुआत होता है। तो 3 तरह के स्टडीज को किया गया। पहला है फर्स्ट स्टडीज में देखा गया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के हिसाब से, सेकंड में देखा गया कंडक्टेंस के हिसाब से, और थर्ड में देखा गया आइसोमेरिक बिहेवियर के हिसाब से। क्या होता है हम आगे आने वाले क्लास में समझेंगे, और उसके बाद जो है इसको इलोबरेट भी करेंगे समझने के बाद। देखिए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो आइसोमेरिक अलग अलग कंपाउंड होगा जिसमें क्लोरीन होगा। बेसिकली क्या होता है कि क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है हमारा AgCl प्रिसिपिटेट होता है, AgCl प्रिसिपिटेट होता है। तो ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के हिसाब से ये स्टडी किया गया कि कैसे कैसे जो लाइगेंड्स है मेटल के साथ क्या है जुड़ा हुआ है। तो आप यहां पे देखेंगे कि एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, किसका, अलग अलग कंपाउंड का COCl3.6NH3 का, और कितने मोल प्रिसिपिटेट AgCl होता है उसके हिसाब से हम लोग पता, मतलब उन्होंने पता किया कि कैसे क्या ज्वाइन है। एज पर एग्जाम्पल कि अगर COCl3.6NH3 का रिएक्शन AgNO3 के साथ किया गया, और एक्सेस में AgNO3 को लिया गया, तो यहां पे जो रिजल्ट आया, जैसे हमने 1 मोल की बात की, ठीक है, 1 मोल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया और एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाया। जैसे ही रिएक्शन करवाया एक्सेस NO3 के साथ, तो यहाँ पे AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, ठीक है, और कंपाउंड और भी हुआ। जब इस AgCl को प्रेसिपिटेट किया गया तो ये पता चला, प्रेसिपिटेट करके वजन किया गया और इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया गया, तो 1 मोल का कंप्लीट रिएक्शन के बाद 3 मोल AgCl बना, ठीक है, 3 मोल AgCl बना। सिमिलरली और भी कंपाउंड है जिसके बारे में मैं यहां पे करता हूं, COCl3.5NH3 इसका अगेन AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाया गया, AgNO3 के साथ रिएक्शन करा गया। अब जो प्रेसिपिटेट हुआ AgCl, इसका जो वेट निकाला गया, ये 2 मोल AgCl मिला, ठीक है। तो यहां पे एक का कमी है NH3 का, लेकिन यहां पे जो 2 मोल AgCl मिला, ओके। सिमिलरली नंबर ऑफ क्लोराइड आयन जो प्रेसिपिटेट होता है COCl3+4NH3 में, ठीक है, अगेन AgNO3 के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो AgCl जो प्रेसिपिटेट हुआ वो 1 मोल हुआ, 1 मोल का प्रेसिपिटेट हुआ। तो बेसिकली यहां पे 3 मोल है, यहां पे 2 मोल है, और यहां पे 1 मोल का प्रेसिपिटेशन हुआ। तो इससे ये थोड़ा सा निष्कर्ष निकाला गया कि जो हमारा क्लोराइड आयन है, इस केस में जो क्लोरीन है वो आयनाइजेबल है,
सॉल्यूशन से में डालते ही वो आयोनाइज कर जाता है। तो 3 मोल इसमें आयोनाइज, 3 क्लोरीन एटम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो आयोनाइजेबल है। इसलिए चूंकि एक्सेस में GnO3 है 3 मोल मिला, ठीक है, तो 3 Cl आयोनाइजेबल है इस केस में। इस केस में 2 Cl आयोनाइजेबल है। इन इफेक्ट अगर देखा जाए तो कोबाल्ट अगर ये 3 का 3 निकल जाता तो 6 NH3 से जुड़ा हुआ है। इस केस में कोबाल्ट चूंकि 2 AgCl निकल गया तो 5 NH3 और 1 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है और 1 निकल गया। और इस केस में अगर देखा जाए तो कोबाल्ट जो है 2 क्लोरीन एटम और 4 अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है। इन इनफैक्ट हर केस में कोबाल्ट जो है 6 एंटिटी से जुड़ा हुआ है। तो 2 चीज समझ में आ गया कि कोबाल्ट जो है एक फिक्स्ड नंबर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके बाहर कुछ और नंबर हैं जो कि आयनाइजेबल है, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने ये बताया कि जो फिक्स्ड नंबर से जुड़ा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्शनल होता है। क्या होता है सेकेंडरी वैलेंसी? डायरेक्शनल होता है। और जो आयनाइज हो जाता है उसे हम प्राइमरी वैलेंसी सिंपल सॉल्ट के हिसाब से देखते हैं। और ये हमारा नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। डायरेक्शनल का कहने का मतलब है कि ये पर्टिकुलर शेप लेगा, ठीक है। कोबाल्ट जो मॉलिक्यूल है 6 अलग अलग या सेम लाइगेंड से जुड़ा होगा एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन में। लेकिन जो आयनाइजेबल पार्ट है वो किधर भी हो सकता है, राइट में हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, आयन के फॉर्म में होगा, नॉन डायरेक्शनल है। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है, जो सिंपल सॉल्ट होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो ये आयनिक सॉल्ट है, ये नॉन डायरेक्शनल है। इसमें आयन और कीटायन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस हिसाब से 2 चीज निकला, ओके। क्या निकला? एक निकला हमारा सेकेंडरी वैलेंसी और एक निकला हमारा प्राइमरी वैलेंसी। तो 2 तरह के वैलेंसी इन्होंने इस हिसाब से किया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के हिसाब से। दूसरा, कंडक्टेंस मेजरमेंट किया गया, ठीक है। जब कंडक्टेंस मेजरमेंट किया गया तो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड किया गया। और मोलर कंडक्टिविटी क्या कहता है कि जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन होगा उतना ही कंडक्टेंस होगा, उतना ही कंडक्टिविटी होगा। तो इस केस में अगर इस केस की बात करें तो 3 मोल AgCl, ठीक है, आयनाइज हुआ तो 3 क्लोराइड आयन होगा, तो इसका कंडक्टेंस 3 गुना होगा एज कंपेयर टू इसके 2 गुना होगा, और एज कंपेयर टू AgCl इस केस में 1 गुना होगा, क्योंकि 1 एक ही आयन आयनाइजेबल है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस अगर हम बात करें सॉल्यूशन में तो इस केस में एक तो कॉम्प्लेक्स वाला होगा 1 और 3 AgCl वाला होगा तो 4 हो गया। इस केस में कितना हो जाएगा? 1 कॉम्प्लेक्स का होगा और 2 Cl का, 3 हो गया। तो कंडक्टेंस मेजरमेंट के हिसाब से भी ये पता चलता है कि कितना जो है, क्या इसका प्राइमरी वैलेंसी, मतलब ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हिसाब से कितना एंटिटी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कंडक्टेंस हो गया, राइट। और इसके बाद है आइसोमर ऑफ कंपाउंड। सो आइसोमर ऑफ कंपाउंड को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब आइसोमर करेंगे तो उस केस में देखेंगे, ठीक है। तो इस बेस पे अभी तक जो हमने देखा, यहाँ पे वार्नर ने अपने पोस्टुलेट दिए और उस पोस्टुलेट को यहाँ पे अभी हम लोग लिखने वाले हैं और समझने वाले। वैसे समझ नहीं है, एक बार हम लोग उसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सो पॉइंट वाइज में लिखते हैं, थोड़ा सा बुक का हेल्प ले लेते हैं हम लोग, ओके। पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। पहला, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल एग्जिबिट आप लिख भी सकते हैं, मैं बोल रहा हूं। मेटल एग्जिबिट 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज, 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज, ठीक है। 2 तरह के वैलेंसी मेटल एग्जिबिट करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जैसा कि हम लोगों ने देखा है। नेमली प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ओके। 2 तरह के वैलेंसी होगा, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी।
प्राइमरी वैलेंसी यहां पे थोड़ा सा स्टार में लिख लेंगे, पोस्टुलेट में नहीं आएगा। प्राइमरी वैलेंसी जो प्राइमरी वैलेंसी होता है करस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन नंबर, करस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन नंबर। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है, सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। इस चीज को ध्यान रखना, सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होगा, क्योंकि वो डायरेक्शनल होगा, ठीक है। ओके, सेकेंड है एवरी मेटल एटम हैज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरा, एवरी metal atom has fixed number of secondary, अब अपने लिख लेना वैलेंसी, हर एक मेटल का फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी होगा। दैट इज फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमने समझ लिया। अब कैसे होगा स्पेस में, क्या किस तरह से वो अरेंज होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो फिक्स होता है, ठीक है। नाउ द मेटल एटम टेंड्स टू सैटिस्फाई, तीसरा, द मेटल एटम टेंड्स टू satisfy both primary as well as secondary वैलेंसी। जो मेटल एटम होगा वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, प्राइमरी वैलेंसी आर satisfied by negative ions। प्राइमरी चूंकि आयनाइजेबल होता है, अभी हमने बात किया तो ये निगेटिव आयंस से सेटिस्फाई होगा। वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड, वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय, किससे, लाइगेंड से, इसको लिगेंड भी कहते हैं, ठीक है, लाइगेंड्स। ओके, सेकेंडरी वैलेंसी लाइगेंड से। कुछ केस में नेगेटिव आयन में सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी, इन सम केस नेगेटिव आयंस में सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी। कुछ केस में नेगेटिव आयन दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, चलिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है सेकेंडरी वैलेंसी आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड फिक्स्ड पोजीशन। ये चीज हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। फोर्थ, सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड फिक्स्ड डायरेक्शन। हमने कहा था कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, फिक्स डायरेक्शन में, डायरेक्शनल होता है, तो पर्टिकुलर शेप होगा, फिक्स डायरेक्शन या फिर फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस, या फिर हम लोग फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस में इसका फिक्स्ड पोजीशन होगा, ठीक है। अब चूंकि प्राइमरी जो है, अच्छा, इसके कारण क्या होगा, इसका ज्योमेट्री क्या होगा, फिक्स होगा। इसके कारण क्या हो गया, जियोमेट्री फिक्स होगा, ठीक है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे ऑक्टाहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लानर होगा, ठीक है। ओके, जनरली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 6 प्राइमरी वैलेंसी होता है। ओके, तो ये 4 चीज है। अब थोड़ा सा एक कंपाउंड को देख लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने किया है उसको भी देख लेते हैं। यहां से इरेज कर लेता हूं इसको, बेटे मिनट।
एक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्या है ये, CO, ठीक है, कोबाल्ट का है CO NH3 का होल 6, NH3 का होल 6, ओके। अब ये ब्रैकेट में हम लोगों ने क्यों रखते हैं, ये इस चीज को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था, और ब्रैकेट के बाद Cl3 है, ओके। सो ध्यान से देखेंगे अब यहाँ पे, वी हैव, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, अभी हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो कोबाल्ट जो है 6 अमोनिया से डायरेक्ट लिंक है, ठीक है। सो दिस इज कोबाल्ट, ओके। और हम लोग 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा कलर कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। सो वी हैव NH3 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 एंड NH3। सो 6 देखिए कैसे है, एक स्क्वायर है, 1 2 3 एक्सिस पे है, 4 एक्सिस होगा पॉइंट का, जैसे एक यहाँ पे ऐसे होगा, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, और ये वाला जो है ये ऊपर में और एक नीचे में ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। इसके साथ, और ये नॉन आयनाइजेबल है, ये क्या है, नॉन आयनाइजेबल है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6 है, और इसका एक डेफिनेट शेप हो गया। इसके साथ अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, अच्छा ये सॉलिड लाइन, इस चीज को ध्यान रखना है कि जो नॉन आयनाइजेबल होता है वो सॉलिड लाइन होता है, अब जो आयनाइजेबल है उसको हम डॉटेड लाइन में दिखा सकते हैं। और कितने आयनाइजेबल है, Cl एक, ये दूसरा Cl यहां दिखा, किधर भी दिखा सकते हैं Cl को, क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं होता है Cl ये। सो डॉटेड लाइन shows the primary valency and the solid line shows secondary valency। I hope यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे, इसी तरह कुछ स्ट्रक्चर और लेंगे, सारे का क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कैसे प्रेसिपिटेट होता है, क्या हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन प्लैटिनम में देखेंगे। इसका कुछ एग्जांपल है, उस एग्जांपल को एनसीईआरटी का पहले क्वेश्चन आएगा, उसके जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो जैसा भी लगा हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें, वीडियो को पूरा देखें, सबको समझ में आएगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि आने वाला वीडियो कौन सा है आगे वाला, ओके। और जो है वो बटन जिसे कहते हैं आइकन बटन, उसे आप जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।